नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रमेश यादव और आज हम लोग एक बड़ी चर्चा करने जा रहे हैं। एक बड़ा सफलता जिस बेटी को मिली है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। होता क्या है कि एक जब कोई बेटा या बेटी सफल होता है तो केवल एक परिवार के लिए नहीं, वो बहुत लोगों के लिए मोटिवेशन होता है और बेटी के लिए तो स्पेशली बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज के हम कई सौ साल पहले जाए तो वहाँ पे दकियानूसी विचार होते थे। अब तो काफ़ी चेंज आ गया। उसमें ये मानते थे कि बेटियां ज़्यादा अच्छा नहीं कर सकती, लेकिन आज तो आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम को उठा के देख लीजिए, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन का हो, चाहे कंपटीशन का हो, चाहे नीट हो, जेई हो, कहीं भी आज बेटियां बहुत ज़्यादा आगे हैं बेटों से। और ऐसे में हमारे साथ एक बिटिया जुड़ी हुई है जो अभी RAS का भी एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट आया, फाइनल रिज़ल्ट आया है अक्टूबर में 2025 में, वहाँ पर बड़ी एक रैंक मिली है। और एक कहते हैं ना, बहुत विपरीत हालात, भाई ईजी गोइंग सारा कुछ ठीक हो वो एक अलग है, लेकिन बहुत अच्छे हालात नहीं हो, पारिवारिक जो स्थितियां हैं वो मतलब एक यूँ कहे कि चैलेंजिंग, और वहाँ पर सफल हो जाना एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है। और हमारे साथ अभी जो बैठी है बेटी वो है पारुल चौधरी। और पारुल बिटिया के मम्मी और पापा दोनों दिव्यांग है। उसके बावजूद आप प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाते हैं, आप संघर्ष करते हैं और बिना कोचिंग के सेल्फ स्टडी, सिर्फ एक मेंटरशिप आपको मिलती है राहुल जी और उनकी जो टीम है उनकी, और उसके साथ ही आप बहुत बड़ा एक रैंक लेके आती है। तो हम बात करेंगे किस तरह से इन्होंने ये सफलता प्राप्त की, कितनी, क्योंकि बहुत बड़ी सक्सेस है। 193 रैंक आना अपने आप में बहुत बड़ा, क्योंकि कोई छोटा एग्जाम नहीं है, राजस्थान का स्टेट का सबसे बड़ा एग्जाम है और वहाँ पे इतना अच्छा करना और पहले अटेम्प्ट में करना बहुत बड़ी बात है। तो हम कई सारी बातें इनसे करने वाले हैं। पारुल जी, पहले तो आपका स्वागत है। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप यहाँ राजधानी एजुकेशनल ग्रुप में बैठे। हम तो सुबह सुबह ये सोच रहे थे आज त्यौहार का दिन है और त्यौहार के दिन कोई प्रशासनिक अधिकारी हमारे यहाँ आ जाए, बच्चों के लिए एक बड़ा मोटिवेशन है। तो हमें तो बहुत अच्छा सा एक यूँ लग रहा है जैसे कोई स्वयं साक्षात एक ईश्वर जैसे आते हैं ना, इस तरह से लग रहा है। क्योंकि हमारे लिए तो, मैं बच्चों को भी यही कहता हूँ कि हम लोग केवल ईश्वर की बातें करें जो कभी किसी ज़माने में हुआ करते थे ना, हमने कभी उनको देखा है, केवल महसूस, कभी हो सकता है किसी को महसूस भी किसी को हुआ हो, लेकिन वो हमारे लिए मोटिवेशन होते हैं। भगवान को हम इसलिए पूछते हैं क्योंकि वो हमारे लिए मोटिवेशन होते हैं, क्योंकि उन्होंने अन्याय को हराया, अधर्म को हराया, सत्य की जीत। और आप भी एक उसी तरह के बच्चों के लिए मोटिवेशन है। तो हमारे लिए तो आप उनसे कहीं कम नहीं है और कई सारी बातें हम आपसे करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ हो, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में 193 लाना, इतना अच्छा रैंक लाना बहुत बड़ी बात है। तो सभी स्टूडेंट्स की तरफ से, दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। और पहले थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि ये जब रिजल्ट आया तो उस समय आप क्या कर रहे थे, किसने बताया, या पहले से वेट चल रहा था कि ये इस तरह से रिजल्ट आने वाला है? कैसे बेटा आपको पता लगा कि रिजल्ट आ गया और ये मेरा रैंक आया है? सब पहले तो मैं खुद बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ आज कि मुझे मौका मिला कि मैं आपके साथ इंटरव्यू दे पा रही हूँ। थैंक यू बेटा। तो थैंक यू वेरी मच सर। सर, जो रिजल्ट था वो 14 को आने वाला था। अच्छा। तो 14 से सुबह से हम लोग वेट कर रहे थे कि रिजल्ट आने वाला है, लेकिन फिर वो डिले हो गया। तो फिर 15 को था कि रिजल्ट आने वाला है, लेकिन सुबह से बहुत वेट कर रहे थे हम सब लोग कि रिजल्ट आने वाला है। बड़ा एक वो रही थी एक्साइटमेंट है ना, क्योंकि सर एक्साइटमेंट से ज़्यादा थोड़ा डर था कि आगे दिवाली भी है। दोनों चीज़ें हो रही, सही तो बात। कैसे होगा। लेकिन 15 को भी पूरे दिन हमने वेट किया, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो फिर थक हार के मुझे लगा 8:30 बजे के सो ही जाते हैं आप, क्योंकि 2 दिन की नींद थी, सर दर्द बहुत तेज हो रहा था। तो मैंने कहा सो जाते हैं, तो रूम की लाइट्स वगैरह ऑफ कर दी थी। लेकिन फिर 8:45 बजे फ़ोन में बहुत नोटिफिकेशन आने लगे, तो मुझे लगा कि रिजल्ट आ गया होगा। तो सर जब चेक किया तो उस टाइम मैं अकेली थी मेरे रूम में, तो उसमें था कि 193 रैंक है। तो पहले तो बिलीव नहीं हुआ, फिर हाथ काँप रहे थे। तो हॉल में गई मैं, वहाँ पे मेरे पेरेंट्स थे, उनको मैंने बताया कि मेरी 193 गाँव थे उस समय आप या जयपुरी थे? नहीं सर, मैं जयपुरी थी। मम्मी पापा साथ ही रहते हाँ, वही ना? वो साथ में ही थे। तो उनको बताया कि 193 रैंक है, तो उनको खुशी हुई, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों बिलीव ही नहीं हो रहा था, वो सिंक इन नहीं हो रही थी वो फीलिंग थोड़ी। ये चीखने का जी कर रहा होगा, मतलब ऐसे? तो मेरे को तो मुझे ऐसे हो रहा था कि मैं रो लूं बहुत ज्यादा बैठ के। अच्छा, ऐसे लग रहा था। फिर मैंने राहुल सर को फोन किया, क्योंकि मेरा छोटा भाई भी नहीं था कि मैं उसको मतलब पहला फोन राहुल सर को किया? पहला फोन राहुल सर को किया। तो मैं रोए जा रही हूँ और उनको बोले जा रही हूँ कि आप प्लीज मेरा अब चेक कर लो, एक बार और कंफर्म कर लो। हाँ, कि कंफर्म कर लो कि मेरी रैंक है क्या। सही बात है। मुझे अभी भी सोच के गूज़बम्स आ जाते हैं, क्योंकि उस टाइम मैं बहुत रो रही थी। मेरे को सिंक इन नहीं हो रही थी वो चीज़ कि फाइनली इन चीज़ों से निकल के यहाँ तक पहुँच गए। सर मेरे लिए तो अनबिलीवेबल था। वो सबके लिए अनबिलीवेबल है, मतलब पहली बार में यहाँ पर आना, इतना अच्छा रैंक लेके आना, सबके लिए मैं भी विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि इस तरह से भी कोई कर सकता है, कि बहुत बड़ी बात है।
तो चीखने की, चिल्लाने की नहीं इच्छा हो रही होगी, मतलब रोने की इच्छा हो रही थी? बहुत हो रही थी उस दिन, पूरी रात ऐसे हो रहा था। मेरी मम्मी बहुत खुश थी तो उनको था कि अब क्यों रो रही है, तो वो चीज़ें अब क्यों रो रही है, लेकिन मेरे को तो था कि इतने टाइम से, क्योंकि पहले पढ़ाई के दौरान जब ऐसा फील होता था ना डीमोटिवेटिंग या कुछ भी, तो मेरी मम्मी बोलती थी कि अभी नहीं रोना है, जब फाइनली सेलेक्ट हो जाएगी ना तो उसको तब बचा के रखना सोचना, है। बचा के रख। लेकिन रोना भी बाद में है, जब सफल हो जाना है, जब सफल हो जाना है खुशी के आंसू तो उस दिन सारा। फिर बस मैं तो रोती ही गई। चलो बेटा, Parents थोड़ा ने- सा हम मम्मी पापा के बारे में जानना चाहेंगे, गांव के बारे में। कहाँ के रहने वाले हैं मम्मी पापा ने, कैसे, किस तरह से, किस संघर्ष में आपको जो है ना पढ़ाया है? थोड़ा मम्मी पापा के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि वो डिजर्विंग, जो वास्तव में डिजर्विंग है, वो आपकी तरह ही वो भी बराबर के डिजर्व करते हैं कि उनकी बिटिया जो है ना इस मुकाम पे आए। थोड़ा सा मम्मी पापा के बारे में जानना चाहेंगे बेटा। जी सर मैं बेसिकली डाडरिया कला गांव है नागौर में, वहाँ से बिलोंग करती हूँ। हाँ बेटा। लेकिन मेरे जो फादर हैं वो राजस्थान यूनिवर्सिटी में यूडीसी थे, अच्छा। तो शुरू से फिर यहीं पे जयपुर में ही हम लोग शिफ्ट हो गए थे, और मेरी जो पूरी एजुकेशन है वो भी जयपुर में ही हुई है, और मदर जो है वो मेरी होम मेकर है। अच्छा, हाउस वाइफ घर पे ही, मतलब? जी सर, वो घर पे ही। बहुत बड़ी बात है बेटा। इसके बाद में थोड़ा सा हम ये भी जानना चाहेंगे कि उनका क्या रोल रहा, मम्मी पापा का क्या रोल रहा इस पूरी, मतलब किस तरह से आपको सपोर्ट करते थे, किस तरह से आपको वो मोटिवेट करते थे, क्योंकि उनके बिना तो ये जर्नी होना इम्पॉसिबल है, उनकी सोचना भी इम्पॉसिबल, मतलब सोच भी नहीं सकते कि मम्मी पापा के बिना यहाँ इस लेवल पे आया जा सकता है। तो डेफिनेटली उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया होगा। थोड़ा सा उनके बारे में बताएं, उनके सपोर्ट के बारे में बताएं बेटा। जी सर हमारे घर में शुरू से पढ़ाई का थोड़ा स्ट्रिक्ट माहौल था, और मम्मी तो फिर भी थोड़ा लीनियंट कर देती थी कभी कभी कि कोई बात नहीं, लेकिन पापा का हमेशा यही रहता था कि बाकी सारी एक्टिविटीज़ तुम चाहे बाद में कर लो, लेकिन होमवर्क, स्कूल में थे तब होमवर्क हो गया या बाहर निकलना हो गया, वो हमेशा यही बोलते थे कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। सही बात है, कैरियर सबसे इम्पोर्टेंट। पेरेंट्स का मोटिवेशन तो उनको देख के अपने आप में ही आ जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। क्योंकि देखो, डिसेबल्ड जब बच्चा किसी के भी घर में होता है तो उनके खुद के पेरेंट्स उनको सपोर्ट नहीं कर पाते हैं बहुत बार, लेकिन तो भी मेरे दोनों पेरेंट्स ने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। मेरे फादर का गवर्नमेंट जॉब था, उन्होंने उसमें भी रह के मतलब अपने खुद के बच्चों को मोटिवेट करना शुरू से, बहुत बहुत बड़ी चीज़ें हैं सर ये। हम लोग मतलब बाकी जो लोग हैं उनको देख के लगता होगा कैसी चीज़ें होती हैं, लेकिन मुझे अभी भी पता है कि हमारे घर का जब हमने बनवाया था तो किचन पूरा हमने अपनी मम्मी के हिसाब से सेट किया था कि वो एक पार्टी पे बैठ के खाना बना सके। और ये मेरी मम्मी ने इसीलिए किया ताकि मैं अपनी पढ़ाई को टाइम दे सकूं, उनका खुद का ये नहीं था। मतलब बहुत बार ऐसा हुआ कि उनकी तबीयत भी बीच में ख़राब हुई, लेकिन फिर भी वो मेरे को ऐसे ही बोलती थी कि मैं चाहे मेरा कुछ भी दुखे, तुम्हें उस साइड ध्यान नहीं देना है, ये टाइम है, ये निकल जाएगा, फिर ये वापस आना नहीं है, इसका कुछ नहीं हो सकता है, तुम्हारी पढ़ाई करो बस। तो अगर कोई पीछे से ऐसा बोल देता है ना तो अपने आप लगता है कि यार कोई तुम्हारे लिए इतना कर रहा है और फिर तुम अगर अपना एक भी मिनट वेस्ट कर रहे हो तो वो उनका जो स्ट्रगल है ना उस पर धिक्कार है फिर वो। मतलब कितनी बड़ी बात है कि तबीयत खराब है या बहुत ज़्यादा स्थितियाँ सही नहीं है, उसके बाद में अपने आप को एडजस्ट करना और किसी भी कीमत पे पढ़ाई से अपने बच्चों को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना, अलग नहीं होने देना, उसमें डिस्टर्बेंस नहीं होने देना, कितना बड़ा त्याग है। और वही डेडिकेशन, वही जो मम्मा का पापा का जो था उसमें बड़ा रोल रहा इस चीज़ में यहाँ लाने के लिए। क्योंकि जब हम देखते हैं किसी की कोई कितना डेडिकेटेड हमारे लिए कि वो बीमार होने के बाद में भी अपना काम खुद कर रहे हैं, अपना काम वो देख रहे हैं और हमें डिस्टर्ब नहीं कर रहे, इसका मतलब कितना इंपॉर्टेंट है कैरियर, वो वहाँ से मिलता है। अच्छा, इसके बाद में एक राहुल जी सर और अंकेश में, ये दो शायद इस दौरान आपके मेंटरशिप में आए, तो उनके बारे में बेटा क्या, किस तरह से उन्होंने गाइड किया, किस तरह से उन्होंने आपको मोटिवेट किया, किस तरह से आपके मॉक टेस्ट वगैरह, मॉक इंटरव्यू वगैरह ये अरेंज किए? सर राहुल यादव सर का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब पेरेंट्स मुझे शुरू से बोलते थे, जैसे मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी कि तेरा नहीं होगा तो किसका होगा, फिर मैं तो मान ही नहीं सकती किसी का हो। मेरे मामा जी मुझे ये बोलते थे कि अगर तेरे को सेलेक्ट नहीं करेंगे ना तो आरपीएससी फेल है, फिर तो मतलब ही नहीं। वो शुरू से मुझे ये बोलते थे। लेकिन राहुल सर ने मतलब इतना कन्विक्शन के साथ वो मुझे हमेशा बोलते, जब मैं उनसे मिली थी तो मेंस का, इंटरव्यू का जितना भी मेंटरशिप था सब उन्होंने ही प्रोवाइड किया था। और मतलब जब मैं स्टार्टिंग में जब इम्पैक्ट में आई थी तो मैं बाकी बच्चों को देख के घबरा गई थी, क्योंकि मैंने सेल्फ स्टडी की है हमेशा। तो मैं कभी भी ऐसे ओपन एनवायरनमेंट में कभी मैंने पढ़ाई ना, तो मैंने कभी टेस्ट सीरीज बाहर दी, कुछ नहीं किया, मैंने खुद से ही पढ़ा अपने रूम में रहकर। तो जब मैं बाहर आई, तो जब मैं वहाँ पे बाकी लोगों से, अपने फ्रेंड्स से मिली, तो मैं तो एक बार घबरा गई थी। तो मैंने सर को फ़ोन पे, मुझे अभी भी याद है, मैंने सर को फ़ोन पे बोला कि सर मैं कैसे कम्पीट करूँगी इन लोगों के साथ में, मैंने तो खुद के नोट्स प्रिपेयर किए हैं, सब कुछ मैंने खुद से किया है। लेकिन उनको इतना कॉन्फिडेंस था मुझ पे कि तू कर लेगी, तू आती रहे, तू 2-3 टेस्ट दे, तुझे खुद को यकीन हो जाएगा। और फिर सर वहाँ पे जब मैं गई तो बाकी जो दोस्त बने उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया,
और मैम का तो सर मैं कुछ मतलब मेरा इंटरव्यू और जो एक दो दोस्त के भी नाम लेना चाहिए आपको जिन्होंने ज्यादा आपको किया है ना? सर दोस्त तो सर बहुत लंबी लिस्ट है सर, मतलब प्रदीप सर, प्रशस्ति, सुधीर है और आशिता, दिग्विजय सर, ये इतने इम्पोर्टेंट पिलर्स रहे मतलब मेरे, मतलब मैं बोलना चाहूँगी कि मुझे इतने इंटरव्यू, क्योंकि इंटरव्यू जो था 24 का और जो मेंस था वो दोनों क्लैश कर गए थे, तो उसकी वजह से एक पैनिक मेरा ये हो गया कि पता नहीं अब सेकंड मेंस अगली का तो जो 25 की जो भर्ती है उसका तो इंटरव्यू आ गया, मेंस आ गया, इसका इंटरव्यू आ गया, बहुत बड़ा चैलेंज हो गया सर, बहुत चैलेंज हो गया था, तो उसमें मैं पैनिक कर गई थी। कितना गैप रहा इनमें? सर 28 मई को मेरा इंटरव्यू था। अच्छा। और 16 और 17 जून को मेंस था। बहुत कम गैप रह गया, बहुत कम गैप था सर। तो उस टाइम पे मतलब कि मुझे अभी भी याद है मोटिवेटिंग मैसेजेस सब लोग करते रहते थे, क्योंकि मुझे याद है जो मेरा लास्ट मॉक हुआ था वो बहुत गंदा हो गया था, तो मैं जब घर गई थी ना तो मैं रास्ते पे ना स्कूटी पे रोती रोती जा रही थी कि मेरा तो मॉक ही इतना गंदा हुआ है तो कैसे होगा, तो कैसे क्या होगा, सही बात। और जब हमारा मॉक हुआ तो मेरे कुछ दोस्त जैसे प्रशस्ति, सुधीर, इनको मेरी शक्ल पे दिख गया था कि मेरा ना बहुत गंदा हुआ है, तो इन्होंने फिर मुझे बाद में भी मैसेजेस किए, जैसे सुधीर और दिग्विजय हैं वो मुझे रात को भी मैसेजेस कर रहे हैं कि नहीं ऐसे नहीं होगा, तेरा तो सबसे अच्छा मॉक होता है, तो डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। सही बात। और उन्हीं की सर मुझे लगता है कि शायद उन लोगों की ब्लेसिंग्स ही थी, पेरेंट्स के साथ में फ्रेंड्स का सपोर्ट था और राहुल सर, अंकेश मैम की मेहनत थी, जिसकी वजह से मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ कि मैं यहाँ पे बैठी हूँ सर। अच्छा, कोचिंग कहते हैं कि लोग दिल्ली जा रहे हैं या बड़ी बड़ी कोचिंग्स पे बड़ी बड़ी फीस दे रहे हैं, और ऐसे में आप और अभी जो नेक्स्ट इंटरव्यू है प्रशस्ति बेटी का, ये लोग बिना कोचिंग केवल एक किसी की मेंटरशिप में केवल टेस्ट वगैरह और उनसे थोड़ा सा गाइडेंस, तो कोचिंग के बारे में क्या आपको लगता है कि क्या एक बच्चे को कोचिंग जाना चाहिए या फिर कोचिंग के साथ साथ अपने आप को डेवलप करना चाहिए, अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस उसको बढ़ा के और अपने हिसाब से ही थोड़ा सा मेंटली अपने आप को तैयार रखना चाहिए उसके लिए? सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई कोचिंग कोई बच्चा जा रहा है तो आप जाइए, ज़रूर जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलती है। लेकिन अगर किसी के पास में जैसे मेरी तरह इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है कि आप कोचिंग ज्वाइन कर सको, तो आजकल यूट्यूब है, टेलीग्राम है और बेसिक इंटरनेट है, वहाँ पे सर बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ फ्री में मटीरियल अवेलेबल है। जब मैंने भी पढ़ाई की थी तो मेरे पास में उस टाइम पे कोई गाइड नहीं था, लेकिन मैंने टॉपर्स के स्ट्रैटेजी वीडियोस देख के और टॉपर्स के जो नोट्स होते हैं वो देख के सब मैंने खुद के नोट्स बनाए थे। तो अगर आप कोचिंग नहीं जा रहे हो ना तो भी आप कीजिए, लेकिन आपको एक गाइड की ज़रूरत तो भी पड़ेगी, क्योंकि बहुत बार क्या होता है इस जर्नी में कि हमारे पास में बहुत सारी बुक्स होती हैं पढ़ने के लिए, लेकिन अगर गाइड नहीं होगा तो कोई हमें ये नहीं बता पाएगा कि हमें कौन कौन सी बुक्स कब पढ़नी है, कौन सी पढ़नी है, कितनी पढ़नी है, किसको कितना वेटेज देना है। जी सर, किसको कितना देना है, तो वो आपको नहीं पता लगेगा। और मेंस है तो मेंस के लिए टेस्ट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है कि बच्चे टेस्ट ही नहीं लिखते हैं, उनको वो कूप मंडूक बने हुए होते हैं, खुद का ही ध्यान होता है। तो मुझे लगता है टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है खुद को इवैल्यूएट करने के लिए, कोई आपको बता दे कि आप टेस्ट में आपकी कहाँ गलती है, कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं, तो वो हुआ सर। तो एक कूप मंडूक वर्ड आपने यूज़ किया है, मतलब जनरली जैसे एक बच्चा घर पे ही रहता है या फिर ज़्यादा वो किसी से बात नहीं करता, इंटरेक्ट नहीं होता, यूँ कह सकते हैं इंट्रोवर्ट होता है, बहुत इंट्रोवर्ट होता है, और एकदम से फिर वो किसी के साथ जाता है या किसी एक उनका फ्रेंड सर्किल होता है, बहुत अच्छे पॉजिटिव लोग होते हैं, या किसी टीचर से बाहर मिलते हैं टेस्ट, तो इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बनना एक बड़ा चैलेंजिंग होता है। तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, लेकिन आपने उसको मतलब एक्सेप्ट करके और उसके ऊपर सक्सेस भी पाई है, बहुत बड़ी बात है कि एक बच्चा जो कभी अपने मम्मी पापा के साथ ही रहा है, स्कूल में गए तो फिर वापस अपने घर पे आके अंदर ही पैक हो गए, कभी बाहर के लोगों से कोई ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही, और उसके बाद में आप इस तरह से करना एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है कि इंट्रोवर्ट के बाद में एक्सट्रोवर्ट होना और बहुत अच्छे से इंटरेक्ट करना सबके साथ और पॉजिटिवली उसको एक सक्सेस में कन्वर्ट करना एक बड़ा चैलेंज और बड़ा आपने वो किया है। अच्छा, थोड़ा स्कूलिंग और कॉलेज के बारे में, आपके जो कॉलेज एजुकेशन और स्कूलिंग एजुकेशन के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। जी सर। कहाँ आपने स्कूलिंग की, कहाँ आपने कॉलेज वाला पढ़ाई किया, क्या और क्वालिफिकेशंस आपने की, कौन सा एजुकेशन और लिया, थोड़ा उसके बारे में जरूर बताइए। जी सर। सर मेरी पूरी जो एजुकेशन है वो जयपुर में ही हुई है। मैंने अपनी स्कूलिंग सुबोध पब्लिक स्कूल जयपुर रामबाग सर्किल पे जो है मैंने वहाँ से कंप्लीट की सर। फिर मैंने बीएससी ऑनर्स किया महारानी कॉलेज से जूलॉजी में, जो मेरा 2019 में कंप्लीट हुआ सर। उसके बाद में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया एमएससी जूलॉजी में राजस्थान यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी से, जो 2022 में कंप्लीट हुआ। लेकिन मेरे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बीच में 1 साल का गैप हो गया था, वो मेरी मदर बहुत बीमार थी उस टाइम पे, तो इसीलिए थोड़ा गैप रह गया था बीच में। तो साइंस से फिर इसके बाद ये जो इसमें तो क्योंकि सारे सब्जेक्ट आते हैं ना इसमें, तो ऐसे कैसे इसको आपने वो किया भाई एकदम साइंस को छोड़ के फिर हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी का भी देखना है, कल्चरल वाला भी देखना है, ये इसको कैसे एकदम से वैसे किया?
सर ग्रेजुएशन के टाइम पे जैसे मेरी फ्रेंड मिली थी मुझे महारानी में, आशिता, तो वो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करी थी उस टाइम पे, तो उसके थ्रू मुझे यूपीएससी के बारे में पता लगा कि मतलब ऐसा पता ही तब लगा भाई यूपीएससी कोई एग्जाम भी होती है। उसके मतलब सुना था मतलब मम्मी से और नानी से, क्योंकि मेरी नानी हमेशा मुझे बोलती थी कि कभी भी साइंस नहीं लेना है, तुम्हें ह्यूमैनिटीज लेनी है आईएएस वगैरह के लिए, लेकिन इतना मेरे को एक्सपोजर नहीं था। तो फिर जब मेरी फ्रेंड बनी तो वो कोचिंग कर रही थी, तो उनके थ्रू मुझे इस एग्जाम के बारे में पता लगा, तो मैंने स्टार्ट यूपीएससी से किया था सर, लेकिन मेरा वहाँ पे मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ। चलो नानी ने कहा ह्यूमैनिटी लेनी है और आप साइंस के, लेकिन अब किसी को क्या लेनी है ये आप जरूर बताएं कि ह्यूमैनिटी लेनी है या फिर साइंस से आके फिर मेरे हिसाब से जो साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, वो इंटेलेक्चुअली मेरे हिसाब से उनका दिमाग एक्सरसाइज ज़्यादा होता है क्योंकि उसको फिजिक्स भी पढ़ना होता है उसको, तो वो फिर उसके बाद में जब आप आर्ट वाले कोई सब्जेक्ट ले रहे हैं या कोई ज्योग्राफी हिस्ट्री, तो मुझे लग रहा है शायद वो उनसे कहीं कम नहीं रहते जो सिर्फ ही केवल वही पढ़ते हैं, क्योंकि उनका दिमाग का। तो अब बच्चों को क्या लेनी चाहिए, ह्यूमैनिटी लेनी चाहिए या फिर साइंस में ग्रेजुएशन करके उसके बाद में तैयारी करनी चाहिए? सर मुझे तो ये लगता है कि जो बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट है ना उसको वही लेना चाहिए, क्योंकि अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर बच्चे में डेडिकेशन है ना, तो उसके पास में अगर मान लो साइंस है तो फिर भी ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स पे अपनी जो पकड़ है वो मजबूत कर सकता है, पर वो एक स्ट्रॉन्ग विल और डेडिकेशन की ही ज़रूरत होती है सर। अच्छा, राहुल सर और जो अंकेश मैम है, उनके लिए कभी कोई आपको ना एक लाइन बोलनी पड़े तो क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि बहुत बड़ी बात है। मैं अभी बात कर रहा था राहुल जी से, तो करें 11 स्टूडेंट को हम लोगों ने जो है ना मेंटरशिप दी, उसमें से 6 बच्चे इंटरव्यू में गए और 5 बच्चे ऐसे हैं जो 200 के अंदर रैंक्स में आ रहे हैं। तो ये तो मेरे लिए तो एक दिमाग को यूँ सन कर देने वाली बात है कि आपके पास 11 स्टूडेंट है, उसमें से 6 इंटरव्यू तक जा रहे हैं, उसमें से 5 टॉप 200 में आ रहे हैं राजस्थान में इतनी बड़ी एग्जाम में। तो क्या आपको लग रहा है कि वो किस तरह से आप उनको कहना चाहेंगे, मतलब कभी उनको थैंक्स बोलना हो या एक ही लाइन में कुछ कहना हो उनकी जो अच्छाई या जो आपको जो उन्होंने गाइड किया उसके बारे में, तो आप कैसे उनको धन्यवाद देंगे? सर मैं उनको शायद शब्दों में नहीं बयां कर सकती, क्योंकि मेरे लाइफ में गाइड की हमेशा से कमी रही थी, लेकिन जब मेरे को राहुल सर और अंकेश मैम मिले तो वो चीज़ पूरी हुई। एक संजीव सर करके भी तो है ना? जी सर, उन्होंने पूरा मॉक इंटरव्यू और मेंस के टाइम मतलब जितने भी हमारे मॉक्स हुए हैं सर, उसमें जो मेन फिगर थे वो संजीव सर थे। बहुत बड़ी बात है, उन सर के लिए भी मैं चाहूँगा जी सर कि उनके लिए तालियां क्लैपिंग करूँ। और इन लोगों ने काफ़ी मतलब वो किया। इसके बाद ये पढ़ाई को कैसे मैनेज किया आपने, कि कैसे पढ़ना है, किस तरह से कितने बजे पढ़ना, मतलब हालांकि किसी का कोई दीदी को देख के कोई जो बच्चे तैयारियां कर रहे हैं केवल इनके हिसाब से टाइम टेबल बनाए, ये तो जरूरी नहीं है, क्योंकि हर इंसान का बायोलॉजिकली वो अलग होता है, मेंटली अलग होता है, फिजिकली अलग होता है। कई बार मुझे बच्चे पूछते हैं सर मेरे को एक टाइम टेबल बना दो पढ़ने का कैसे पढ़ना है, कितने बजे, तो ये खुद का अपना पर्सनल होता है ये चीज़ें। फिर भी कि कैसे आपने पढ़ाई को मैनेज किया और कोई बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो किस तरह से मैनेज करे, कैसे पढ़े, क्या टाइमिंग रखे, क्या आपका शेड्यूल रहता था दिन भर का, किस तरह से पढ़ाई करते थे? सर पढ़ाई के टाइम पे मैं एक प्राइवेट स्कूल में भी जॉब करती थी, मैं साइंस पढ़ाती थी बच्चों को। कौन सी क्लास तक के बच्चों को? सर 10th तक के बच्चों को। जी सर। तो उसमें ये रहता था कि मेरे स्कूल का जो टाइमिंग था वो 8 बजे से लेके 10:30 बजे तक का होता था। तो मेरा ये होता था कि मैं जो मेरे टफ सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जैसे पॉलिटी हो गया या जो थोड़ा मुझे ऐसा लगता है जिन पे ज़्यादा ध्यान देना है सर, वो मैं सुबह 3:30 के अराउंड उठ जाती थी और स्कूल जाने से पहले 3:30 बजे उठ जाते थे? हाँ, क्योंकि सर मुझे अपना वो जो मेरा पीक टाइम होता है वो सुबह वाला, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं मेजर सब्जेक्ट उसी टाइम पे कवर कर लूँ। सही बात है। तो सुबह उठ के मैं स्कूल जाने से पहले अपना एक सब्जेक्ट का रिवीजन कर लेती थी सर, फिर थोड़ा बहुत मम्मी को काम करवा के और मैं स्कूल चली जाती थी। और 10:30 सर जब मैं वहाँ से वापस आती थी ना, तो मेरा क्योंकि उस टाइम पे स्कूल पर में पढ़ाने के बाद में मेरी तो प्रोडक्टिविटी बिल्कुल डाउन हो जाती थी सर, मैं तो थक जाती थी क्योंकि वो एनर्जी बच्चों में इतनी लग जाती थी। तो उस टाइम पे मैं पेपर 4 पे ध्यान देती थी। फिर जैसे हिंदी का हम लोग, मैं फ्रेंड्स के साथ मिलकर कॉम्पोजिशन लिखते थे हम लोग, और जो ग्रामर पोर्शन होता था फिर 1-1.5 बजे तक वो पढ़ के, और सर फिर मैं सो जाती थी 1-1.5 घंटे दिन में। फिर दिन में सर 3 बजे से लेके और फिर 6-7 बजे तक मैं फिर से पढ़ती थी। अच्छा, कभी कहते हैं कि जिसकी पूरे इंडिया में या अपने स्टेट में जो फर्स्ट रैंक आई, उसको भी डर लग रहा होता है कि मेरा सिलेक्शन भी होगा कि नहीं। ये एक नेचुरल मतलब एक ह्यूमन का नेचुरल फिनोमेनन है कि उसको डर लग रहा होता है, मतलब जिसकी फर्स्ट रैंक आने वाली वो भी यूँ रहता है कि पता नहीं सिलेक्शन भी होगा कि नहीं। तो आपको भी कभी कभी ऐसे लगता होगा, जो ख्याल आते होंगे बुरे बुरे से, पता नहीं मैं कर भी रही हूँ, तैयारी भी कर रही हूँ, फिर होगा कि नहीं होगा, इस तरह के कभी हुआ यूँ डर सा लग रहा कभी लगा? सर पता नहीं
ईश्वर की कृपा से मुझे जितने भी लोग मिले ना, उनको शायद मुझसे ज़्यादा भरोसा था मुझ पे। जैसे अगर मैं बात करूँ मेरे पेरेंट्स की, तो मेरे पापा हमेशा ऐसे ही बोलते थे कि सिचुएशन कैसी भी हो, हिम्मत की कीमत होती है। सही बात है। अगर तुमने उस टाइम पे अगर हिम्मत रख ली तो ये एग्जाम तो कुछ भी नहीं है फिर। तो मेरे पेरेंट्स को इतना ट्रस्ट, मेरा छोटा भाई जो था उसको इतना ट्रस्ट, मेरे जो मौसी है, मौसा जी, मेरी छोटी सर, मेरी एक छोटी कजन है किट्टू सर, उसको इतना ट्रस्ट था सर मुझ पे कि अगर आपका नहीं होगा ना तो फिर फिर किसी मैं और मान ही नहीं सकती। हाँ सर, फिर कहीं फेर नहीं, मतलब काम फेर नहीं हुआ, फिर कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ तो हुई है। मतलब सर वो मैं शायद, मुझे ऐसा लगता है मैं शायद ब्लेस्ड ही हूँ कि मुझे इतने खूबसूरत लोग मिले अपनी सही बात जर्नी है। पे, कि मतलब गाइड इतने अच्छे हैं, प्लस फैमिली मेंबर्स जितने भी हैं, कजन्स जितने भी हैं सर, मैं नहीं बता सकती सर। मेरे मतलब यूं मान सकते हैं भाई, कभी इस तरह का ख्याल आने नहीं दिया सब नहीं लोगों ने आने दिया सर, कि बिल्कुल भी जिसमें नहीं। भाई कोई इस तरह का हो। बाकी तो कहते हैं कि डर तो सबको ही लगता है। जब जी अर्जुन कर्ण से युद्ध करने जा रहे हैं तो मगध नरेश उससे पूछते हैं, जयद्रथ पूछते हैं कि भैया आप इतने बड़े महायोद्धा से युद्ध करने जा रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा? तो इतना अजय योद्धा जिसने पूरी दुनिया को हराया, पूरी दुनिया के योद्धाओं को नेस्तो नाबूद कर दिया, वो अर्जुन भी इस तरह से कह रहे हैं कि मैं कोई काट का योद्धा नहीं हूं कि मुझे डर नहीं लगे, लेकिन आज मैं उस डर को मारने जा रहा हूं। लेकिन आप बड़े एक वास्तव में गॉड ब्लेस्ड है कि जो मिले सारे के सारे फैमिली मेंबर्स, मेंटर्स, तो उन्होंने कभी इस तरह की भावना या इस तरह की बात आनी नहीं दी कि डर वाला कोई बात भी बने। अच्छा, अब आप चूंकि एक एडमिनिस्ट्रेशन में जा रही है, तो क्या आपके दिमाग में चल रहा है कि किस तरह से मुझे जो है ना लोगों की सेवा करनी है, लोगों का भला करना है? या कभी, क्योंकि आपको तो हो सकता है इस तरह से नहीं हुआ होगा, लेकिन जनरली जो एक आज की बात करूं, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जिनको जिस काम के लिए बिठाया गया वो नहीं करके और दूसरे कामों में लग जाते हैं। मतलब लोक सेवा अधिनियम लोगों की सेवा के लिए है, बट वहाँ बहुत बार लोग जो है ना परेशान होते हैं। तो आप जिस चेयर पे आप बैठने वाली है, उसके बाद में लोगों के लिए आप क्या करने का आपके दिमाग में चल रहा है? किस तरह से आप उसको करेंगे? क्या योगदान आप उसके कंट्रीब्यूट करेंगी उसके लिए? सर इस सर्विस से मुझे जो भी पोस्ट मिलेगी ना, सबसे पहले तो मैं अपनी पोस्ट से न्याय करूंगी। सही बात। जो भी मुझे काम असाइंड है, मैं नहीं चाहती सर मैं किसी भी इंसान का काम रोकूं सर ज़बरदस्ती, क्योंकि हम भी देखते हैं जब हम लोग को भी कोई काम होता है एडमिनिस्ट्रेशन में, तो आज देखा जाता है सर बहुत जगह धक्के खाने पड़ते हैं लोगों को। तो सर मैं नहीं चाहती कि मैं किसी को भी परेशान करूँ। मैं बस, मुझे जो भी काम असाइंड होगा सर मैं प्रॉपरली बहुत अच्छे से काम करूँगी। और मुझे ये चीज़ राहुल सर ने बोली थी कि सिलेक्शन के बाद अगर तुम एक जने को भी अगर तुम मोटिवेट कर सकते हो ना, कि मतलब जो तुम्हें देख के फिर इस प्रिपरेशन में आए, या फिर कोई भी लड़की है वो तुम्हें देखे, तो वो अपने आप में तुम्हारा बहुत बड़ी लाइंस बोली है राहुल सर ने, बहुत जबरदस्त तो है वो कि चीज़ सफल हो जाती है फिर सारी। तो सर ये चीज़ें भाई हैं। अगर आपको किसी ने अंगुली पकड़ के चलना सिखाया है, तो जब आप सक्सेस हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं, तो आपको भी किसी एक को तो कम से कम, बहुत ज्यादा करे तो बहुत बड़ी बात है, बट किसी एक को तो अंगुली पकड़ के चलना सिखाना चाहिए। बहुत बड़ी बात बोली उन्होंने। और अब जो बच्चे आरएस की या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? उनको कैसे अपने आप को मोटिवेट रखना है, कैसे वो अच्छा करे उसके लिए? सर मुझे लगता है सबसे पहले सेल्फ बिलीफ होना बहुत ज़रूरी है, कि इतना बिलीफ आप लोग के अंदर होना चाहिए कि अगर आप, ये जर्नी जो होती है ना ये पेशेंस मांगती है और सैक्रिफाइसेस भी। बिना पेशेंस और सैक्रिफाइस के यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आपके पास में अगर मोटिवेशन भी नहीं है ना, तो भी आपके पास में डेडिकेशन सर होना चाहिए, कि डेली आप सुबह उठो, आप पढ़ो। मतलब ऐसा होता है कि एग्जाम की प्रिपरेशन में हमें शेल में जाना पड़ता है, सब कुछ भूलना पड़ता है, तो वो चीज़ आपके पास में, वो सैक्रिफाइसेस करने के लिए थोड़ी पावर होनी चाहिए। और सेल्फ बिलीफ रख लो, क्योंकि मैंने तो देखा है कि अगर मेहनत करते हैं ना, तो चाहे देर सवेर सर मिले सफलता, लेकिन मिलती ज़रूर है। हमें ऐसा लगता है जब हम सिचुएशन में होते हैं कि हमसे बुरा तो भाई, हमसे बुरा कोई नहीं फंसा हुआ, लेकिन मैं तो ये बोलूँगी, देखो मानो बाहर निकल के देखो, लोग बहुत दुखी होते हैं सर। अगर आपका दिमाग चल रहा है, अगर आपके हाथ और पैर चल रहे हैं ना, तो ऐसा सोच लो भगवान ने सब कुछ दिया है आपको, आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो कभी खुद को कम मत समझो, और जिस भी सिचुएशन में हो थोड़ा ऊपर उठ के देखो, रोशनी मिल ही जाएगी और कुछ ना कुछ ज़रूर हो जाएगा। बस मेहनत मत छोड़ो, कुछ ना कुछ तो अच्छा लिखा ही है भगवान ने सबके लिए। ईश्वर सबके साथ न्याय करता है, और अगर आप ईमानदारी से कर रहे हैं तो हो सकता है एक बार में नहीं, दूसरी बार में, तीसरी बार में सक्सेस मिलना तय है। ऊपर वाला किसी का रखता नहीं है, और जितना आपने मेहनत किया उससे ज़्यादा कोई देता नहीं है। ऊपर वाला नहीं, कोई भी नहीं देगा। तो और जो भी होता है, कई बार हमारा नहीं होता है, तो भी वो, ये मान लीजिए कोई ज़्यादा अच्छी पोस्ट के लिए अगली बार जो है ना, ज़्यादा बड़े के लिए, क्योंकि दुनिया में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो ये बिटिया हमारे साथ है, बहुत बड़ा मोटिवेशन है हर बच्चे के लिए कि आदमी, जैसे पारिवारिक, जैसे कहा कि दोनों हैंडीकैप्ड, मम्मी पापा हैंडीकैप्ड है, और उसके बावजूद उन्होंने इस तरह से इतना डेडिकेशन की, नहीं मैं अपना काम खुद ही कर लूँगी, बेटा आप अपना पढ़ाई पे फोकस कीजिए, अपना कैरियर पे ध्यान दीजिए। और फिर उसके बाद में इतनी यहाँ पहुँचना, इतना सक्सेस मिलना,
क्योंकि ये कोई छोटा एग्ज़ाम नहीं है, राजस्थान का तो सबसे बड़ा एग्ज़ाम है और वहाँ पे इतना अच्छा रैंक लाना, पहले प्रयास में लाना सबके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्योंकि इन्होंने कहा कि अपने आप पे विश्वास, हम लोग दूसरों पे विश्वास कर रहे होते हैं। एग्ज़ाम में भी जाते हैं तो साइड वाले की जो आंसर की वो देख रहे होते हैं कि उसने क्या किया है, जबकि ज़रूरी नहीं कि वो कैसा है। हमें अपने आप पे, सबसे ज़रूरी है अपने आप पे विश्वास करना। एक जो पढ़ रहे हैं उसमें मैं ऑफ कैमरे में बात कर रहे थे कि केवल कोई आदमी अगर सारी बुक्स को रट ले तो भी सक्सेस मिलना ज़रूरी नहीं है। जब तक आप अपने दिमाग की सेल्स को एक्टिवेट नहीं करेंगे, जब आप लॉजिकल पावर अपना डेवलप नहीं करेंगे, सही गलत का फैसला करना आपको नहीं आता है, लाइनें सारी जो बुक्स में लिखी हुई हो ज़रूरी नहीं कि सारी सही हो, आपको उसको जज करना नहीं आता है, तो डेफिनेटली आप ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाएंगे। और बहुत अच्छा लगा, देखिए आप बिटिया को देख पा रहे होंगे जो तेज़ और जो एनर्जी, क्योंकि सुबह 1-1.5 घंटा, 1.5-2 घंटे हो गए और आने के बाद मुझे इतनी पॉजिटिविटी आ गई, तो कितना एक बाकी लोगों के लिए कितना बड़ा मोटिवेशन है। बेटा बहुत अच्छा लगा आपको इससे भी, है ना, अब मैं उम्मीद करूंगा कि इससे आईएएस यूपीएससी के लिए आप तैयारी करें। हो सकता है आपके दिमाग में नहीं चल रही होगी बात, और उसमें भी आप सक्सेस मिले, और ये बड़ा एक एग्जाम्पल है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, थैंक यू वेरी मच सर।